नमस्कार। 31 अक्टूबर यानी इस महीने के अंत में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि दुनिया के वो सारे देश जो पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक सम्मेलन करते हैं की बैठक ग्लासगो में आयोजित होगी। सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में जानते होंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बेसिकली 1992 के अर्थ समिट से निकला हुआ एक टर्म है। उस सम्मेलन में दुनिया के देशों ने निर्णय लिया कि हम अब एक सालाना बैठक करेंगे और बैठक करके जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने का प्रयास करेंगे। उसी की दिशा में 26वीं बैठक है। इस 26वीं बैठक में जाहिर सी बात है क्या मुद्दे मूलतः चर्चा में रहेंगे, ये विचार विमर्श का विषय है। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि 19 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ। ये एक तरह से बहुत ही लैंडमार्क पीस एग्रीमेंट था। इस पीस एग्रीमेंट में लोगों ने देशों ने NDC को अपनाया, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी हर देश ने खुद ब खुद स्वीकार किया कि हमको कितना अपना एमिशन घटाना है, हम क्लाइमेट चेंज की दिशा में कितना अपना योगदान देंगे। तो इस आधार पे भारत का भी कुछ लक्ष्य था, सभी देशों का लक्ष्य था। तभी डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो दुनिया का लक्ष्य है उसमें सहयोग न करने की बात की जाती है। अमेरिका अपने आप को पुल आउट कर लेता है। अमेरिका जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में उसका सबसे बड़ा रोल है, और वही क्लाइमेट चेंज के सारे एफर्ट्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को फार्स करते हुए बाहर हट गया। अनडाउटेडली क्लाइमेट एफर्ट्स को बहुत बड़ा झटका लगना था, लगा भी। क्लाइमेट एफर्ट्स लगभग जीरो आ गए थे। लेकिन पर्यावरण की दिशा में कहा जाए कि सौभाग्य से डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई और नई सरकार आई। अमेरिका भी अब इस दिशा में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। तो मूल यही बात है। 26वीं बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो रही है कि इस बार पहली बार दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी बहुत दिनों बाद सक्रिय सहयोग करेगा। हालांकि अमेरिका का सहयोग अभी भी उतना वांछनीय नहीं है, उतना अपेक्षित नहीं है, फिर भी मच बेटर दैट ऑफ पुलिंग आउट ऑफ अमेरिका। तो इसमें COP26 के दो मुद्दे होंगे जो बेसिकली छाए रहेंगे। जैसा कि 19 में जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पीस कॉन्फ्रेंस में मेनली यही था कि 2050 तक हम दुनिया के कार्बन एमिशन को नेट जीरो लाएंगे, यानी कि जितना हम एमिशन करते हैं उतने हमारे जंगल वगैरह सोखने की क्षमता रखेंगे, हमारे समुद्र सोखने की क्षमता रखेंगे। अर्थात जितना कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना कार्बन हमारी अर्थ फिर से रिसाइकल कर पाएंगे। तो इससे हम कहीं ना कहीं विकास भी कर पाएंगे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इसी लक्ष्य की दिशा में बहुत सारे देश इस पीस कॉन्फ्रेंस में भी बढ़ना चाह रहे हैं, किंतु इस पीस कॉन्फ्रेंस में एक AR6 है, असेसमेंट रिपोर्ट 6, जो IPCC की इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो है वो 2015 के टारगेट बनाने के बजाय 2030 को टारगेट बनाने की बात करती है। 2030 तक का टारगेट टेंजेबल होगा, यानी पाया जा सकता है, उसको काउंट कर सकते हैं। और जो 2050 का टारगेट की बात कर रहे हैं लोग, वो बेसिकली कहीं ना कहीं इतना दूर का टारगेट सेट कर देंगे कि क्लाइमेट टॉक्स में कोई बेनिफिट होने का बहुत सवाल नहीं रहेगा। ये एक तरह से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इसने लंबे समय के लिए तय कर देना कि कोई मॉनिटरिंग संभव ही ना हो और कोई कुछ उसमें योगदान भी नहीं दे पाएगा। इसीलिए अब की बार माना जा रहा है कि 2030 के टारगेट को ग्लासगो अपनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो मॉनिटरिंग के लिए आसान होगा। प्लस एक और चीज़ है कि 2030 तक का जो डेटा है, जिस स्तर से हमारा ग्रोथ हो रहा है, उस स्तर से 2030 तक हम
16% तक वर्ल्ड हायर ग्रोथ रेट पाएगा। और यदि जैसा कि AR6 कहती है, असेसमेंट रिपोर्ट 6 IPCC की कहती है कि हम 2030 तक 45% अपने 2010 के एमिशन रेशियो को गिरा लेते हैं। यानी 2010 में दुनिया जितना कार्बन का उत्सर्जन करती थी उसका 45% यदि 2030 तक कम कर लेती है तो हम 2050 तक नेट जीरो प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर रहेंगे, सही रास्ते पर रहेंगे, ट्रैक पर रहेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो स्कॉलर्स का मानना है कि हम 2050 की बजाय 2030 को टारगेट करें तो बेटर होगा। और आप लोग भी स्टैंड यही अच्छा रहेगा। इतना दूर का टारगेट रखें, कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन काम करेगा, 2050 तक क्या टेक्नोलॉजी का लेवल होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आज से फोरकास्ट करना मुश्किल है। कंट्रीज़ का क्या स्टेटस होगा, चाइना कहाँ जाएगा, इंडिया कहाँ जाएगा, US कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देख के फाइनली डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस देश का कितना योगदान होगा। वर्तमान में जो योगदान की स्थिति है उसमें जो ये 45% का टारगेट है उसमें एक मेजर इश्यू हालांकि रहेगा। जो UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है और समिट के बाद ये भी आया था। UNFCCC ने एक कॉन्सेप्ट दिया था CBDR का, क्यूमुलेटिव बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इनका CBDR का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये समझ लीजिए, CBDR हर देश का एक कॉमन यानी साझा लक्ष्य की बात करता है बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन चूंकि हर देश की क्षमता अलग है, प्रायोरिटीज़ अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, तो इस आधार पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होनी चाहिए। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उस पर चोट लगेगी। यानी 45% रिडक्शन सबको करना है, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज। जाहिर सी बात है डेवलपिंग कंट्रीज के पास उतने हाई लेवल का संसाधन नहीं है, उतने हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है, उतने पैसे नहीं है, प्लस इनकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ या कंपल्सन बाध्यताएं ऐसी है, ये विकास के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। अभी रोजगार नहीं है, गरीबी है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों समान लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो, थोड़ा गलत होगा और वर्ल्ड क्लाइमेट प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट भी होगा। तो इसलिए ग्लासगो का जो एजेंडा होना चाहिए और बेटर एजेंडा होगा वो AR6 के अनुसार CBDR को जोड़ते हुए होना चाहिए। यानी कि 45% ओवरऑल रिडक्शन हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अलग टारगेट हो, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अलग टारगेट हो। इसमें इंडिया पे भी चैलेंज रहेगा। इंडिया का नेट एमिशन तो काफ़ी कम है, लेकिन जो वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो चाह रही कि इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए। तो इसमें इंडिया को प्रेशर को रेजिस्ट करना होगा और तमाम तरह का रिपोर्ट्स आती हैं। जैसे क्लाइमेट ट्रैकर वेबसाइट है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की वेबसाइट है। जब पेरिस पीस क्लाइमेट समिट हुई थी उसके बाद उसने इंडिया को 2% का ग्रोथ क्लाइमेट का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला कंट्री मानते हुए 2050 तक इसकी रैंकिंग को काफ़ी इम्प्रूव की थी। लेकिन अब चूँकि इस इंडिया पे प्रेशर बनाना है तो इनके द्वारा 1.5% में भी इंडिया को एक पिछड़ा हुआ देश बताया जा रहा है कि ये नहीं अचीव कर पाएगा। हाँ, 1.5% जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने का टारगेट है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के दबाव को इंडिया को सस्टेन करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा और अपना जो भी नया रिवाइज NDC थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसमें अपने हितों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा आगे आ नहीं रहा। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन वगैरह का अच्छा कंट्रीब्यूशन है, वो हमेशा से अच्छा करते रहे। लेकिन जो अच्छा नहीं करता है वो देश अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते हैं। फिर इंडिया ऑलरेडी इतना अच्छा कमिटमेंट कर चुका है 19 में भी NDC में, ऑलरेडी उसको बहुत इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रेशनलाइज कर ले।
क्योंकि एक सीमा से ज़्यादा ना तो हमने कोल कंजप्शन को कम कर सकते हैं और न ही अचानक से अपना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बहुत बढ़ा सकते हैं। टारगेट्स हैं लेकिन वो अचीव करना, कोविड आ गया, बहुत सारी बाध्यताएं आ जाती हैं, उन सारी बाध्यताओं को करना मुश्किल होता है। तो इसी कारण से थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्रेशर रहेगा ग्लासगो में। तो देखते हैं 31 अक्टूबर को क्या होता है। और फॉर योर प्रेपरेशन कॉमन नॉलेज, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट meeting, so just cover it and I will be there just to analyze some aspects. Okay, bye bye.